Okay, students, good evening. So this is in continuation of the previous chapter, that is ट्रस्ट हम लोग पढ़ते थे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो ट्रसेस के अंदर हमने देखा पिछले चैप्टर में कैसे कोई ट्रस्ट वी कैन से इट इज स्टेबल और एक्सटर्नली स्टेबल और इंटरनली स्टेबल, कितना ट्रस्ट का डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी आता है। तो ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था हमने, और इसमें बस थोड़ा सा एक नोट बाकी है, तो फिर हमारा इसका स्टैटिक डिटरमिनेसी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ट्रसेस का। देन वी मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट है, वो उसको लिखेंगे। द नेसेसरी, आवाज आ रहा है? ओके, ठीक है। तो नोट में लिखेंगे द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज, किसका एक्सटर्नल स्टेबिलिटी? ठीक है, स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, कि जैसे हमने कल बात करी थी ना कि कोई स्ट्रक्चर को, जैसे हम एक एग्जांपल लिया था कि इफ देयर इज अ बीम और उसको दो रोलर लगा दिए जाए, तो अगर इस पे एक इंक्लाइन लोड आ जाएगा तो क्या एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा लोड का, है ना? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लोड का। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या होगा, ये बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड आ गया, बट बीम के पास जो भी रिएक्शंस हैं वो वर्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट के रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में वर्टिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी, बट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बीम को हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रेन करने के लिए जो रिएक्शन चाहिए था दैट इज नॉट अवेलेबल। तो ये बीम क्या है, डिस्प्लेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये बीम बिना डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, बीम डिफ्लेक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा ही मूव हो जाएगा, आगे आ जाएगा बीम, ऐसे आ जाएगा बीम। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओवरऑल द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी रिस्ट्रेन, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो बीम आपका या स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नली स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? तो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी देयर शुड बी minimum of three support reactions there should be minimum of three support reactions which are neither parallel nor concurrent, which are neither parallel nor concurrent। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज दिस कंडीशन इज फॉर प्लेन स्ट्रक्चर, फॉर प्लेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस कंडीशन का ये मतलब है कि कम से कम हमारे पास कितनी रिएक्शंस होनी चाहिए? it says there should be minimum of three support reactions, कम से कम तीन सपोर्ट रिएक्शन होनी चाहिए, विच आर नाइदर पैरेलल, और आपस में तीन रिएक्शंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए और किसी एक पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्करेंट मतलब किसी एक पॉइंट से पास ना। इसका क्या मतलब हुआ, सोचिए जरा।
आपके सामने मैं बीम बनाता हूँ एक। दिस इज अ बीम। तो ये तीन सपोर्ट्स बना दिए मैंने। ठीक है, तीन छोड़कर चार बना सपोर्ट्स बना दिए। इन चारों पे अगर इंक्लाइन लोड लगा दूं, इस बीम पे इंक्लाइन लोड लगा दूं, तो चार रिएक्शंस बनेंगी। वर्टिकल लोडिंग आ गया, वर्टिकल लोडिंग के कारण कितनी रिएक्शंस बनेंगी? फोर रिएक्शंस विल फॉर्म। ठीक है, वर्टिकल लोडिंग का कंपोनेंट भी है, तो ये वर्टिकल लोडिंग का कंपोनेंट आ गया। हॉरिजॉन्टल लोडिंग का कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग का कंपोनेंट भी आ गया। वर्टिकल लोड जैसे ही दिखा तो चार रिएक्शंस निकल कर आ गई, वन, टू, थ्री, फोर। और ये चारों की चारों क्या है? पैरेलल रिएक्शंस। ऑल ऑफ द फोर आर पैरेलल रिएक्शंस, है ना? पैरेलल रिएक्शंस है। तो जब ये चारों ही पैरेलल हैं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है। तो उसने कहा कम से कम तीन रिएक्शंस होनी चाहिए और वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक, कंडीशन क्या है? देयर शुड बी मिनिमम ऑफ थ्री सपोर्ट रिएक्शंस विच आर नीदर पैरेलल। आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि कैसा होना चाहिए था? होना ऐसा चाहिए था, ये एक रिएक्शन आ गया, ये एक रिएक्शन आ गया, ये लोडिंग आ गया, और ये तीन रिएक्शन आ गए। अब देखो तीन रिएक्शन है, कम से कम तीन रिएक्शन चाहिए, क्योंकि दो रिएक्शन लेनी है तो फिर दोनों रोलर बनाने पड़ेंगे। एक आपने हिंज कर दिया, एक रोलर कर दिया, तो कितने? तीन रिएक्शन आ गए। मिनिमम तीन रिएक्शन होनी, चार हो जाए वो अच्छी बात है, और भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये तीन रिएक्शन आपस में पैरेलल नहीं है ना? पैरेलल कहाँ पे है? दीज आर नॉट पैरेलल। क्यों? ये दोनों पैरेलल हैं पर ये वाली पैरेलल नहीं है। अब इन दोनों का जो जो लेफ्ट वाले सपोर्ट है, इसके इसमें से जो रिएक्शन निकल रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस वाली का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो दो आपस में कॉन्करेंट है, पर तीसरे वाले का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है। ठीक, तो ये कॉन्करेंट भी नहीं है, ना कॉन्करेंट होनी चाहिए, ना ही पैरेलल होनी चाहिए। ये कंडीशन, कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गया? इसको नोट कीजिए। नोट दिस डाउन। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं आज डेमो ज्वाइन कर रहा हूँ, तो नया ये कब स्टार्ट होगा सब्जेक्ट? नया कौन सा सब्जेक्ट? मतलब जो भी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कब से ज्वाइन करूँगा? नया सब्जेक्ट हो जाएगा, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा कर रहे हो? सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है सर। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों ने लिख लिया? दिस कंडीशन नीड्स टू बी रिटन। दिस इज फॉर प्लेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम थ्री डी स्ट्रक्चर की बात करें उसमें एक लाइन ऐड हो जाती है, उसके लिए मैं सेपरेट नोट बना देता हूँ। लिखो थ्री डी के लिए, फॉर थ्री डी, फॉर थ्री डी कंडीशंस, फॉर थ्री डी कंडीशन, रिएक्शंस शुड नाइदर बी पैरेलल, ना ही पैरेलल होना चाहिए, नॉर कॉन्कुरेंट, नॉर कोप्लेनर। एक ही प्लेन में सभी रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। तो थ्री डी के लिए है। आपके थ्री डी सिलेबस में भी नहीं है, मैंने लाइन लिखा दिया है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो थ्री डी वाले में एक कोप्लेनर जो है वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, इज दिस नोटेड? नोट हो जाए तो मैसेज में लिख देना, कमेंट बॉक्स में। ओके, इट इज नोटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमने एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात की, अब यहाँ पर एक नोट इंटरनल स्टेबिलिटी पे भी है। इंटरनल स्टेबिलिटी पे भी है। ठीक है, लिखेंगे इसमें, व्हेन ए पार्ट ऑफ
structure moves with respect to the other part. When a part of the structure moves with respect to the other part, the structure is the structure is said to be unstable internally. ये बात हमने कल भी करी थी ना, कि जब एक स्ट्रक्चर का अंदर का पार्ट मूव, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई मीन टू से कि आपका एक पार्ट मूव हो जाए, दूसरा मूव ना हो स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर, इसको थ्री हिंजेस मैकेनिज्म कहते हैं। ये एक हिंज आई, ये दो हिंज आई, ये तीन हिंज आई। अगर इस तरह के मैकेनिज्म पे लोड लगेगा, ठीक है, तो ये हिंजेस आपकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, आई ड्रॉ विद सम अदर कलर, तो ये ऐसे चला जाएगा। अब देखो, यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये रिलेटिव मूव कर गया। तो क्या लिखा, व्हेन ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मूव्स with respect to the other part, the structure is said to be unstable internally। तो ये जो मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए, इस मैकेनिज्म के लिए हम लिखेंगे थ्री hinges in continuation, three hinges in continuation makes a mechanism for collapse। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, थ्री hinges in continuation make a mechanism for collapse। बाकी तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे ट्रस्ट के अंदर देखेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन से पैनल में मेंबर नहीं है, तो वो पैनल आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। वो तो हम कल चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बस ये नोट रह गया। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड टू दी टॉपिक एनालिसिस ऑफ द ट्रस्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, एनालिसिस ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, कुछ बातें कल वाली याद करवा दूं। ट्रस्ट का हर मेंबर, ठीक है, ट्रस्ट पहली बार ट्रस्ट को बोलते क्या है, पिन जॉइंटेड, पिन जॉइंटेड फ्रेम। ये रिजिड जॉइंटेड फ्रेम नहीं है, मतलब इसका जो जॉइंट है, हर एक पॉइंट जॉइंट जो है, ट्रस का हर एक जॉइंट जो है वो पिन है। पिन यानी कि हिंज, ठीक है। एवरी जॉइंट इज हिंज, इसका मतलब है एवरी जॉइंट इज हिंज, नॉट रिजिड। पहली बात है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ट्रस का हर एक मेंबर कितनी फोर्स कैरी करेगा, कल बताया था मैंने, लिखेंगे जरा कमेंट में। एवरी मेंबर ऑफ ट्रस कैरीज ओनली हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस, ईच मेंबर ऑफ ट्रस कैरीज, जवाब नहीं आया आप लोगों का, कितनी फोर्स, एक दो तीन, कितनी, वेरी गुड, एक फोर्स। और कौन सी फोर्स थी, कल बताया था मैंने, दैट इज एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स कैसी होती है, हमने पहले भी सो में पढ़ा। ये आपका है मेंबर, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल फोर्स। तो यहाँ फिर टेंशन होगा, तो यहाँ फिर क्या होगा, फोर्स आपका प्लस के मेंबर में कंप्रेशन होगा। वेरी सिंपल, यहाँ एक्सियल टेंशन होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा।
ठीक है। तो ट्रस्ट का हर एक मेंबर एक फोर्स कैरी करता है। ठीक है। ओके। एक और बात जो कल करी थी हमने, ट्रस्ट में लोड कहाँ पर लगते हैं? लोड एक्ट्स एट जॉइंट्स ओनली, केवल जॉइंट्स पे, एट जॉइंट्स ओनली। नेक्स्ट, हर जॉइंट पे कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं? कल बताया था मैंने, ऑल जॉइंट्स कैरीज कितना? कैरीज टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्योंकि हिंज जॉइंट है ना, हिंज पे हमेशा ही, हिंज पे मोमेंट ले नहीं पाएगा, रिजिड तो है नहीं है। हिंज पे तो मोमेंट नहीं ले पाएगा, जब हिंज पे मोमेंट नहीं ले पाएगा तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन दो ही रह जाएंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो जान, तो कौन कौन सी हैं? एक है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। और यहां पर एक नोट लिख सकते हैं नीचे, नोट कि जो तीसरा वो इनसिग्निफिकेंट है, वो कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इक्वल टू जीरो इज इनसिग्निफिकेंट हेयर, इज इनसिग्निफिकेंट हेयर। इज दिस क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोटेड? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट? आपको ट्रस्ट दी जाएगी, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट है जैसे कि आपको एक ट्रस्ट दिया गया इस तरह से, है ना। ऐसे ट्रस्ट प्रोवाइड की जाएगी, बोलेगा ये जो मेंबर है इनमें फोर्सेस कितनी है। ये फोर्स को निकाल पाना ही एनालिसिस है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में एनालिसिस क्या है? आपको लोड लगा दिए जाएंगे, एक्सटर्नल लोड लगा दिए, कुछ कुछ लोड लगा दिया कहीं कहीं, बोलेगा कि ये रिएक्शन कितना बन गया, रिएक्शन है तो ये फोर्स कितना आएगा इन मेंबर्स के अंदर। तो किसी मेंबर में फोर्स पूछेगा, उस पर सवाल बन जाएगा। यानी कि एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट है कि आपको गिवन सिस्टम ऑफ लोड के लिए इंटरनल फोर्सेज निकालनी है। इंटरनल फोर्सेज निकालने के लिए पहले आपको रिएक्शंस को निकालना होगा, फिर उसके बाद इंटरनल फोर्सेज निकलेंगी। अभी बताऊंगा कैसे। पर ये जो मेंबर्स की फोर्सेज को निकाल पाना, इसको करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड होते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स। तो मेथड्स का नाम है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय थ्री मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ जॉइंट्स। पहले नाम लिख लेंगे मेथड्स के, फिर समझाऊंगा। सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ सेक्शंस, मेथड ऑफ सेक्शन। एंड थर्ड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का सिर्फ नाम याद रखना है, इस पे सवाल नहीं आएगा। यानी कि अगर पूछेगा तो ग्राफिकल मेथड से क्या एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जो सवाल बनेगा उसको समझने के लिए हमें ये पहले दो मेथड्स को समझना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट द मेथड ऑफ जॉइंट्स। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन फुल कीजिए, क्वेश्चन आने का बहुत चांस है यहाँ से, हाई प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया है एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट।
अब देखिए, इस मेथड को समझने के लिए मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। छोटा ट्रस लेते हैं समझने के लिए फर्स्ट। सबसे छोटा ट्रस कौन सा होता है, कल पढ़ाया था मैंने आपको। दैट इज अ ट्राइंगल। ठीक है। इस ट्राइंगल पे आपका ये जो ऊपर वाला जॉइंट है, यहाँ पर एक लोड एक्ट कर रहा है 4 किलो न्यूटन का। ये सी मान लीजिए। दिस एंड, ये आपका हिंज है, यहाँ ये ए है। एंड दिस इज अनदर एंड, बी। ये आपका रोलर। ठीक है। ये आ गई आपकी सेंटर लाइन। और नीचे का जो लेंथ है, दैट इज 4 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है। और ये जो हाइट है, एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, दैट इज ऑल्सो 4 मीटर्स। दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। अब इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात पूछी है। क्वेश्चन है ये, हम मेथड को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। हमें 3 मेंबर दिख रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सा मेंबर दिख रहा है? एक मेंबर दिख रहा है AC, अनदर मेंबर विच इज विजिबल इज AB एंड BC। इन 3 मेंबर्स में क्या फोर्स है, यही सवाल। व्हाट इज द फोर्स इन दीज 3 मेंबर्स, ये निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स में यू फोकस ऑन वन जॉइंट फर्स्ट। ठीक है। अब जॉइंट पे फोकस करने के लिए आप कोई भी जॉइंट देखें, आप ए लेंगे या बी लेंगे, उसका रीजन है कि यहाँ पे हमें रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो रिएक्शन आएगी, क्योंकि वर्टिकल लोड लगा तो रिएक्शन आएगी। ये रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन आया। पहली बात मुझे बताएंगे, जो 4 किलो न्यूटन का जो लोड है, क्या वो क्या वो सिमेट्रिक लोड है कि नहीं है ट्रस के लिए? यस और नो। फिगर देखिए, क्या 4 किलो न्यूटन का लोड इक्वल बटना चाहिए दोनों रिएक्शंस में? यस और नो लिखिए। ये 4 किलोमीटर का लोड बिल्कुल सेंटर पे है। देखो ना, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर, तो सेंटर पे लोड लग रहा है। तो ये 4 किलोमीटर का इक्वल बंटवारा हो जाएगा दोनों रिएक्शंस में। ये हम पहले भी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो यानी कि आपका आर ए का वैल्यू कितना आया, रिएक्शन एट ए कितना है, 2 किलो न्यूटन। और आरबी भी कितना है, 2 किलो न्यूटन। नाउ यू कैन टेक आउट वन जॉइंट। मैं पहले ए जॉइंट को कंसीडर करूंगा। ठीक है। और ए जॉइंट को बनाऊंगा। देखिए कैसे बनाते हैं। मैंने लिखा बीच में ए, दिस इज ए जॉइंट। ए जॉइंट में रिएक्शन आ रहा है, कितना है, 2 किलो न्यूटन। अब ए जॉइंट में मेंबर कौन कौन सा है? एक आपका मेंबर है ये। इस मेंबर का नाम क्या है? ये इस साइड बी है। तो इसमें जो फोर्स होगी इस मेंबर में, उसको मैं लिखूंगा FA। समझ आ रहा है? और एक मेंबर है आपका ये, इसमें क्या फोर्स होगा, ये सी है, इसमें फोर्स होगा FAC। क्या यहां तक समझ आया? ये डायग्राम बन जाएगी, आसान है। कुछ नहीं, इसी को देखा फिगर को, डायग्राम बना दी। अब देखिए, ये जो 2 किलो न्यूटन आ रहा है जॉइंट ए पे। अब मैंने जॉइंट ए का वर्टिकल इक्विलिब्रियम सोचना है। मैं क्या सोचूंगा, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 मेंटेन करना है मुझे जॉइंट ए पे। ठीक है। अब मुझे बताएं कि नीचे से फोर्स ऊपर जा रहा है कितना, नीचे से ऊपर जा रहा है फोर्स 2 किलो न्यूटन। और ये जॉइंट अपनी जगह पर ही रहे, ये जॉइंट मूव ना हो अपनी जगह से। तो मुझे, अगर ये जॉइंट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है 2 किलोमीटर, तो ऊपर से भी फोर्स चाहिए जो 2 किलोमीटर नीचे लगे, फ्रॉम टॉप टू डाउन। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? FAC। FAC का कौन? FAC का वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि इंक्लाइंड है ना। ये एंगल आपका है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, तो आप, दिस इज 45 डिग्री, तो FAC का वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा बताओ?
डॉटेड बना लेता हूं। क्या बनेगा वो, एफ थीटा यहां पर है ना, तो ये बनेगा FAC साइन 45 डिग्री। और इसी FAC का, फॉर द सेम FAC हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा, FAC कॉस 45 डिग्री। अब देखिए, ये आपके जॉइंट ए को कंप्रेशन दे रहा है रिएक्शन, तो इसको बैलेंस करने के लिए FAC साइन 45 को भी क्या डायरेक्शन लगेगी, कंप्रेशन। ये नीचे से ऊपर कंप्रेशन है, ये ऊपर से नीचे कंप्रेशन है, तभी जॉइंट ए अपनी जगह पर रहेगा। तो मैं एक बात जरूर समझ पाया कि 2 किलोन्यूटन लोड है वो किसके बराबर हो जाएगा वर्टिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से, FAC साइन 45 डिग्री के बराबर। तो क्या मैं यहां से FAC निकाल सकता हूं, FAC इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 45। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो आपका वैल्यू हो गया FAC में, आपका FAC का वैल्यू निकला है ये वैल्यू। FAC का वैल्यू है 2√2 किलो न्यूटन। FAC बिकम्स इक्वल टू 2√2 किलो न्यूटन। तो मैंने लिख दिया 2√2 किलो न्यूटन। अब देखो, FAC के कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट की क्या दे रहा है, कंप्रेशन दे रहा है, तो FAC को भी कंप्रेशन ही देना है। ये इसका जो इसका दूसरा कंपोनेंट बनाया है मैंने, ये वाला, ये वाला, इसका साइन भी क्या होगा, कंप्रेसिव। साइन नहीं चेंज होता, नेचर फोर्स की सेम रहेगी। उसके अगर FAC का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कंप्रेसिव है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कंप्रेसिव होगा। तो मैंने क्या बना दिया, लिख दिया, FAC के साथ लिख दिया कि ये फोर्स है कंप्रेसिव। क्या इतना समझ आया है? अगर आया है तो यस लिखेंगे। अच्छे से देख लो। बाकी सब ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट करना, तो फिर वापस रिपीट करता हूँ। अब देखो, दूसरा जो फोर्स है, अब मुझे कौन सा फोर्स निकालना है, मेरे पास FAC निकल गया, ये फोर्स निकल गया FAC, इसका वैल्यू है 2√। ठीक, तो मुझे ये फोर्स निकालना है अब AB, वो कैसे निकलेगा, FAB, ये है FAB। FAB कैसे निकलेगा, अगर मैं इस जॉइंट का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मान लूंगा। देखो, अब मैं इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मान लूंगा, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या वैल्यू मिला कि FAC 2√2 है। ठीक है, तो FAC cos 45 कितना होगा, FAC cos 45 हो गया 2√2 इंटू cos 45। cos 45 का वैल्यू भी कितना होता है, 1/√2। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन। आपका FAC cos 45 कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन। ये FAC का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट क्या दे रहा है, कंप्रेशन दे रहा है। तो इस A को ये दे रहा है कंप्रेशन, ऐसा ये लेफ्ट की तरफ दे रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। FAB को कौन सा डेवलप होना पड़ेगा, कंप्रेशन की टेंशन। लिखेंगे वहां पे बोर्ड पे, कमेंट बॉक्स में। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अगर सोच रहे हो, तो FAC cos 45 डिग्री को बराबर होना होगा किसके, FAB के। तो FAB का साइन क्या होगा, T या C, लिखो। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है।
आपने पहला जब निकाला तो आपने देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है फोर्स, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स आना था। अब फोर्स क्या कर रहा है, एफएसी वाला इसको टूवर्ड्स लेफ्ट लेके जा रहा है, तो एफएबी वाला क्या करेगा, इसको टूवर्ड्स राइट लेके जाएगा। ठीक है। पर एफएबी के अंदर क्या, कौन सी फोर्स आ गई, आपकी टेंशन की फोर्स। ठीक है। तो एफ ए बी आपका एफ ए सी कॉस 45 के बराबर होगा, यानी कि 2 किलोमीटर के बराबर। तो इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन टेंसाइल। क्लियर है। तो ये निकल गया, ये हमारा हो गया 2 किलो न्यूटन। अब देखो जॉइंट ए और जॉइंट बी की बराबर रिएक्शंस हैं। यहां पर एंगल 45 है, तो यहां पर एंगल भी कितना है, 45 सिमेट्री है ना। तो आप नेचुरली तो यहाँ पे एफ बी सी सिमेट्री के कारण फोर्स कितनी आएगी, 2√2। तो निकल गया आंसर हमारा, हमने फोर्सेस निकाल ली। समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ, वहां लिख दीजिए रिपीट। ठीक है, इसको नोट करेंगे। हाँ यस, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलती है। ये लाइव होता है, उसके बाद विद इन 24 आवर्स रिकॉर्डिंग आ जाती है पोर्टल पे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। ये आपने नोट कर लिया सबने, अगर नोट हो गया तो प्लीज राइट नोटेड। एक और क्वेश्चन करेंगे, चीजें विल गेट मोर क्लियर। ठीक है, नोटेड और नोट। ओके, लेट्स डू वन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फोर्स इन मेंबर बीसी कितना होगा। ट्रस है यहाँ पर, कुछ ऐसा। इस ट्रस पे वर्टिकल लोड नहीं लगा है, अब लगा है हॉरिजॉन्टल लोड, इस तरह से 5 टन का। और ये आपकी लेंथ है 6 मीटर नीचे वाली। तो मतलब सेंटर लाइन 3 मीटर और 3 मीटर में काट रही है। ये एंड ए है, ये हिंज है, ये रोलर है। ठीक है, और आपको निकालना है मेंबर बीसी में, दिस इज बी एंड सी एंड दिस इज, ऑप्शंस गिवन है। 5 टन टेंसाइल, बी इज 0, सी इज 2.88 टन compressive, and D is
5 टन कॉम्प्रेसिव। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जरा ट्राई कीजिए एट योर ओन एंड, थोड़ा सोचिए, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। यू हैव 2 मिनट्स। आपको फोर्स कहाँ निकालना है? यू हैव नीड टू फाइंड आउट फोर्स इन मेंबर बीसी, इस मेंबर में फोर्स निकालना है। ठीक है, अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अभी क्या है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का ये जो हाइट है ट्राइंगल का, दिस इज नॉट गिवन, दिस एच इज नॉट गिवन। पर एक चीज यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है कि ये जो एंगल है, ये 60 डिग्री, ये ज्योमेट्री में दे रखा है, मैं यहाँ देना भूल गया था पहले। ये 60 डिग्री गिवन है। अब ये 60 डिग्री से हम हाइट निकालेंगे, किस तरह से, कैसे निकालेंगे बताओ? tan 60 डिग्री क्या हो गया? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इस ट्राइंगल को देखिए जरा, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखिए। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस। ठीक, तो P अपॉन बी कर दें। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस गिवन है कितना? 3। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है? अब tan 60 का आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो आपको बेसिक बेसिक बात सुनिए अब ध्यान से, कि साइन, कॉस और tan का डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू याद होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कहीं भी मिल जाएंगी आपको, आपने याद कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि tan 60 का वैल्यू होता है √3। साइन जीरो कितना होता है? एनीवन? साइन जीरो 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? चलो ये आप याद कर लेना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दीज आर वेरी सिंपल वैल्यूज, जैसे एक बार आप नोट करके इसका टेबल बना लो कॉपी पर, उसको याद कर लो। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3 tan 60। 3 tan 60 डिग्री कितना हो गया? 3 √3। tan 60 आपका कितना है? √3। तो परपेंडिकुलर आपका निकल गया 3 √3। तो ये एच आपका डिस्टेंस आ गया 3 √3। जो भी है मीटर का यूनिट है तो मीटर लिख लिया। ठीक है, अब एक बात को समझना जरूरी है, ये 5 जो लोड लगा है, दिस 5, दिस 5 हैज अ डिस्टेंस कितना? 3 √3 फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसके कारण क्या है, जब ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आपको क्या देगा? एक मोमेंट देगा। मोमेंट कितने का देगा? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मोमेंट क्या होता है? और रो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लोड कितना है? 5 टन। डिस्टेंस कितना है? 3 √3 मीटर। तो यानी कि 15 √3 का ये मोमेंट देगा किसके अबाउट सी, या फिर अबाउट ए, क्योंकि ए का भी उतना ही डिस्टेंस है। इसको मतलब है इस डिस्टेंस से इस लोड के 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस। ठीक है, ये जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस है वो कितना है? 3 √। अब मैं क्या करूंगा, आई विल राइट डाउन मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, क्योंकि हिंज है ना, तो मोमेंट एट ए कितना होगा? 0।
तो लिखेंगे टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। और सी पर क्या है, सी पर रिएक्शन मान लो रोलर है, ये रिएक्शन आ गई आर सी, और ए पे रिएक्शन आएगी आर ए। पर क्योंकि मैं मोमेंट कहाँ लिख रहा हूँ, ए पे, तो आर ए के कारण जीरो मोमेंट आएगा, आर ए के कारण जीरो मोमेंट आएगा। अब देखो आरसी की क्या डायरेक्शन है, आरसी की डायरेक्शन क्या है, ए तक, एंटी क्लॉकवाइज। आरसी इंटू 6 क्या लिखें, एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 इंटू 3 रूट 3, ये जो 15 रूट 3 है, इसका क्या मोमेंट सेंस है, इसका क्लॉकवाइज है। तो -5 -15 इंटू √3, और ए के बोर्ड लिख रहे हैं तो जीरो लिख सकते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इट इज टेकन एज नेगेटिव। अब यहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ आरसी की, 15 √3 डिवाइड बाई 6, कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2.5। तो आपकी आरसी की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 √3। ये आपका रिएक्शन का वैल्यू आया। इसको पहले ध्यान से देखो कि क्या आपको रिएक्शन निकालना आया है प्लस के केस में। एवरीबडी प्लीज लुक एट इट वेरी केयरफुली, अगर नहीं आया आई कैन रिपीट इट, पर आप मुझे बताएं समझ आया कि नहीं। बाकी सब कुछ समझ आया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर पहले तो आप कहते थे 5 हॉरिजॉन्टल का लोड लगा है, फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपने बनाई नहीं, आपने रिएक्शन बनाई वर्टिकल रिएक्शन। तो वर्टिकल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल लोड है, तो कैसे कर सकते हो। ये सवाल आपका किसी का नहीं आया। पता क्यों कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। क्योंकि तब हम केस पढ़ते थे बीम का, तो बीम के जितने भी लोडिंग थी वो सारी यहाँ पर लगेंगी या यहाँ पर लगेंगी, है ना। वो कहीं ऐसे लिंक लग के ऐसे नहीं लगता था ऊपर, जब ऐसे लगेगा ना, तो उसको भी ये डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके हमने मोमेंट बनाया था, अगर आपको याद हो। तो हमने इस तरह से मोमेंट बनाया था हॉरिजॉन्टल लोड के कारण भी, अगर कहीं केस किया हो। पर इसका ये जो है बीम पर ये जो एक्सटेंशन लगाया मैंने, ऐसा केस मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में सिखाया था पहले। तो बीम में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ये प्रॉब्लम ट्रस की है, जहां ट्रस में देखो एपेक्स होगा तो एपेक्स पे लोड लग सकता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। क्या सब बच्चों को क्लियर है हाउ आई डन दिस रिएक्शन, हाउ आई कैलकुलेटेड दिस रिएक्शन। इफ तो आप लोग यस करें, तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द क्वेश्चंस। रिएक्शन निकल जाएगी अब। अब देखो आपकी आरसी निकल गई है ना। अब आपकी आरसी निकली है, अब आप जॉइंट सी को कंसीडर कर सकते हो। नाउ यू कैन वेरी इजीली कंसीडर जॉइंट सी। तो करना क्या है, आरसी नीचे से अपवर्ड जा रहा है, आरसी अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, इसका कौन सा कंपोनेंट उसको रोकेगा, पिछले क्वेश्चन अभी पहले भी किया। बीसी का रोकेगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ साइन 60 है ना, यहाँ 60 है डिग्री, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस आएगा तो वर्टिकल के साथ क्या आएगा, एफ बी सी साइन 60। अब आपको क्या करना है, केवल एफ बी सी साइन 60 को बराबर कर दो आरसी को और वैल्यू पा लो, और जल्दी से कमेंट में लिख दो क्या आंसर आएगा, अगर समझ आ गई मेरी बात तो। रेहन आपको समझ आया बच्चे, साहिल, गुड, समझ आया। फिर मुझे जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। क्विक 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 दिमाग दौड़ाओ अपना। वी हैव टू मेक इट वेरी शार्प। 100 नंबर प्लस कट ऑफ जा रहा है, 100 नंबर, सीम्स इम्पॉसिबल। बट कोई बात नहीं, हम करेंगे बहुत आराम से।
बच्चे हाँ, 5 न्यूटन क्या कॉम्प्रेसिव की टेंसाइल? ऑप्शंस क्लियरली पढ़ो, क्या लगाओगे? इरफान, वेरी गुड, इरफान हैज गॉट द राइट आंसर। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड वंशिका। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो जेई में पूछ सकते हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रस्ट में। ठीक है, आपने कर लिया इसको सॉल्व। बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे, अभी जीरो फोर्स मेंबर निकालना सिखाऊंगा, मेथड सेक्शन सिखाऊंगा, बहुत चीजें इसमें पूछने लायक। बट ये जो इस क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी थी, इसमें दो स्टेप है। इसमें पहले रिएक्शन निकालना है, फिर रिएक्शन निकाल के जॉइंट कंसीडर करना है, फिर वहां से फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन का पेपर बनता है, ए लेवल का क्वेश्चन बनता है जो आपने सॉल्व किया है। ठीक है, बाकियों का आंसर आया है? रेहान, साहिल, ठीक है, बहुत आसान था। हमने क्या किया, जब एक बार रिएक्शन आरसी आ गई, देन वी हैव कंसीडर्ड द जॉइंट सी। जॉइंट सी पे ये वर्टिकल रिएक्शन लगा आरसी, जिसका वैल्यू कितना आया, 2.5√3। अब मैं जानता हूं यहां से मेरे को एक क्या है, इंक्लाइंड मेंबर है। इंक्लाइंड मेंबर जो है दैट इज बीसी, और इसी में फोर्स पूछा है, फोर्स इन बीसी पूछा है। अब मैं जानता हूं कि ये जो 4 FBC है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि नीचे से वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। इस फोर्स बीसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज गोइंग टू रेजिस्ट द रिएक्शन FBC, और कंपोनेंट क्या बनेगा, FBC साइन 60 डिग्री। तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस इन दोनों को इक्वेट करना था कि जितना आरसी नीचे से ऊपर जाएगा, उतना ही FBC साइन 60 डिग्री ऊपर से नीचे आएगा। तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूँ, 2.5√3 इज इक्वल टू FBC साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, तो यहाँ हम साइन की वैल्यू बात कर रहे थे। 1/2 होता है 30 डिग्री का, 1/√2 होता है 45 का, √3/2 होता है किसका, साइन का, और 90 का होता है 1। और यही सब उल्टा कॉस का हो जाता है, ये 1 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2 ही रहेगा। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर होते हैं। अब कॉस 61/2 होगा, और ये हो जाएगा 0। अब इन दोनों को डिवाइड करके आपका किसका वैल्यू आएगा, tan का। वेरी सिंपल। ठीक है, तो डी FBC इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। तो ये √3 कैंसल, तो आपका FBC कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन। पर 5 क्या, अब ये रिएक्शन ऊपर है ना, तो ये रिएक्शन, ये आपकी फोर्स नीचे की आएगी। जब ये फोर्स नीचे की आएगी तो मेंबर में कैसे दिखेगी, एक बार मेंबर में दिखा देता हूँ। इफ दिस वाज द प्लस, ठीक है, तो ये आपको मेंबर में इस जॉइंट को कंप्रेस करती दिखेगी, ऐसे। ठीक है, अगर ये कंप्रेस कर रही है, तो मैं कम से कम ये तो बता सकता हूँ कि इस वाले में फोर्स कैसी आएगी। ये जो जॉइंट है, ABC, ये रोलर है और ये हिंज है। मुझे बताएं FAC का डायरेक्शन क्या होगा। यहां से मैं ये भी बता सकता हूँ ना, FAC का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा। सोचो, वापस सोचो। ये है 5 टन कॉम्प्रेसिव, FAC का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन की कॉम्प्रेसिव? इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव में छोटा क्वेश्चन पूछा है, हम तो FAC भी निकाल सकते हैं। FBC आपका 5 टन है कॉम्प्रेसिव। बच्चे देखो ना, ये जॉइंट सी है, आपने रिएक्शन निकाली और इसमें फोर्स पा लिया, इसके वर्टिकल कंपोनेंट में फोर्स पाया कि ये इसको ऐसे करके कंप्रेस करेगा, तो ये कंप्रेशन फोर्स है ना। इसमें क्या है, कंप्रेशन फोर्स है। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी कंप्रेशन फोर्स होगी। अगर ये BC है, FBC, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ,
एफ बी सी कॉस 60 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? एफ बी सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। 1/2 होगा कॉस 60 डिग्री, कितना होगा? कॉस 60 1/2 होता है, तो ये वैल्यू बनेगी 2.5 किलो न्यूटन। अब इसको कौन रेजिस्ट करेगा? इस ढाई को, अब इसको हॉरिजॉन्टल करो ना कंसीडर, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो वो कौन सा फोर्स है दूसरा? वो ये फोर्स है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एफ ए सी। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर ये कंप्रेशन दे रहा है तो ये क्या देगा? ये खींचेगा इस जॉइंट को, टेंशन देगा। और वैल्यू क्या होगी? एफ ए सी इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। निकल के वैल्यू। तो आपकी ये फोर्स कितनी आई? 2.5 टन, जो भी यूनिट है, 2.5 टन। और ये फोर्स कैसे देखे कि ये जॉइंट को ऐसे खींचेगी बाहर की तरफ। और क्योंकि क्वेश्चन में सिमेट्री है, तो ये भी आपकी कंप्रेसिव फोर्स ही होगी। डन। समझ आ गया एवरीवन? एक और क्वेश्चन करें? पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कंफ्यूजन लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज क्लास का, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स दो। अच्छा लग रहा है सर। चलो कोई नहीं, इतना लंबा नहीं लिखो, थम्स अप ही कर दो कि हाँ मजा आ रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कराऊं मैं। चलो वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिल समझ नहीं आ रहा क्या आज? कोई बात नहीं बच्चे, वापस से देखना लेक्चर को। और इस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि तभी मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस पर पहली बार देखा है आज। उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। बट बिलीव मी, आप जब इस लेक्चर खत्म होगा, जब खुद अपने नोट्स को देखोगे ना, करोगे इसको प्रैक्टिस, तब ये क्लियर होगा। देखने से क्लियर नहीं होती है चीजें, जब तक इसको हाथ से नहीं करोगे। ठीक है? माई सिंपल रिकमेंडेशन दिस सब्जेक्ट इज, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको बार बार करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, वो हो जाएगा सॉल्व। पर वो होगा प्रैक्टिस से ही। ठीक है? ये नहीं कि टीचर ने कर लिया बहुत मजा आया, खुद कुछ नहीं किया, वैसे नहीं करना। ठीक है? तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर। दिस इज हिंज ए, दिस इज रोलर बी, ए बी सी डी ई एफ। और इस पे लोड लग रहा है जॉइंट पर, ई जॉइंट पे लोड लग रहा है 5 टन का। और जॉइंट डी पर लोड लग रहा है 4 टन का। ठीक है? और जितने भी लेंथ है मेंबर्स की, ए डी की, डी ई, सबकी सेम है, ई एफ, ए सी, बी सी और एफ बी। एवरी लेंथ इज सेम ऑफ ऑल द मेंबर्स। ठीक है? हमसे पूछा गया कि मेंबर बी एफ में फोर्स कितना, कितना फोर्स? ऑप्शन दिया गया ए, 4 टन टेंशन। अब जिनको पहले दो क्वेश्चन आ गए ना समझ, वो क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज 4 टन कंप्रेशन, सी इज 2.5 टन कंप्रेशन, एंड डी इज 4.5 टन कंप्रेशन।
बताइए क्या आंसर होगा। अब देखो बीएफ में फोर्स निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह चीजें कुछ सिमिलर हैं यहाँ पर। आपको फोर्स निकालना है बीएफ में। तो नेचुरली आप कौन से जॉइंट पे इंटरेस्टेड हो? बी जॉइंट पे, है ना। बी जॉइंट का रिएक्शन निकलेगा तभी फोर्स निकलेगा। तो आपको आरबी निकालना है। दो ही तो सपोर्ट्स हैं, तो ए के अबाउट क्या लो, मोमेंट जीरो ले लो। जब मोमेंट ए के अबाउट जीरो लोगे तो आपकी आरबी अननोन हो जाएगी। आपको एक अननोन मिल जाएगा आरबी। आर ए तो आपकी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि आपने ए के अबाउट ही मोमेंट लिखा है क्वेश्चन। तो जब ए के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखोगे तो कौन कौन सी फोर्सेज आएंगी? एक आरबी आएगी, एक 5 टन आएगी, एक 4 टन आएगी। अब 5 टन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो है ये। वो ए से कितना दूर है? वो ए से कितना दूर है? ए, स्मॉल ए। फिर 4 टन है, 4 टन कितना दूर है ए से? 4 टन ऐसे, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। ये कितना दूर है? ए। और आरबी कितना दूर है? आरबी है ट्वाइस ए। आरबी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ए। तो पहले आप क्या करो, पहले मोमेंट के अबाउट, ए के अबाउट मोमेंट लिखो जीरो। इन दोनों फोर्सेस को डालो, आपका आरबी का वैल्यू आ गया। जब आरबी का वैल्यू आ गया तो आरबी और एफ, बी एफ तो बिल्कुल सेम है, एक ही लाइन में ऑपोजिट है। इधर इंक्लाइन वाला चक्कर ही नहीं है। जो आरबी आएगा वही आपका एफ बी होगा। साइन देखो क्या है, आरबी का साइन है कॉम्प्रेसिव, तो ये भी क्या साइन होगा? कॉम्प्रेसिव। फोर्स कैसी आएगी? कॉम्प्रेसिव। एक्सियल फोर्स को कैसे दिखाते हैं? एक्सियल फोर्स में जैसे मेंबर में आया ना, ये मेंबर है, ये जो मेंबर है बीएफ, तो इसका क्या, अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो आप कैसा दिखाओगे? इस तरह से जॉइंट को दिखा दो, जॉइंट पे कंप्रेस करते हुए दिखा दोगे। करो। समेशन ऑफ ए अबाउट ए जीरो, तो आर ए के कारण आर ए सेटल हो गया। अब आर बी देख लो, आर बी का कितना डिस्टेंस है? 2 ए। तो आर बी इंटू 2 ए। सेंस कौन सा? एरो ऊपर है, कहाँ जाना? ए की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो। अब जाओ 5 टन पे। 5 टन का कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। और वैल्यू कितना? 5 इंटू डिस्टेंस कितना? ए। तो क्लॉकवाइज को माइनस लिया जाएगा, 5 टन इंटू ए, बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। और ये वाला जो है इसका सेंस भी कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ये वाला भी नेगेटिव। -4 इंटू ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू निकला आरबी का? 2 टाइम्स आरबी इंटू ए, इक्वल टू 5 इंटू ए। उस साइड जाएगा तो 5 ए +4 ए, यानी कि 9 ए। ए और ए कैंसल, तो आरबी का वैल्यू कितना है? 9/2, कितना हो गया? 4.5। 1 सेकेंड। अच्छा, आरबी इंटू 2 ए -5 इंटू ए -4 इंटू ए इक्वल टू 0। मुझे बताओ ये क्वेश्चन लिखना किसको नहीं आया? ये क्वेश्चन लिख पा रहे हो? ये क्वेश्चन लिख पा रहे हो ना? यस और नो? 2 टाइम्स आरबी इंटू ए इक्वल टू 9 ए, और ए कैंसल, तो आरबी कितना हो गया? 4.5। ठीक है, डन। अब आरबी जब 4.5 है ना, जब आरबी 4.5 है और ये आगे वाला मेंबर सीधा मेंबर है, इसकी लाइन में मेंबर है, कंपोनेंट तो तब बनते हैं जब इंक्लाइंड होता है। अभी क्या है? ये आपका जॉइंट है, नीचे से आपको आरबी जा रहा है, ऊपर से मेंबर है। ठीक है, तो ये मेंबर में फोर्स क्या है? इस मेंबर इज बी एफ। एफ बी एफ। तो जितना फोर्स नीचे से आएगा तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम फॉलो करना है ना। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम फॉलो करना है, तो जितना फोर्स नीचे से आएगा 4.5 टन, तो कॉम्प्रेसिव आ रहा है। तो 4.5 टन इक्वल टू
एफ बी एफ। एफ बी एफ कितना हो गया 4.5 टन पर। साइन क्या यूज होगा, कॉम्प्रेसिव, तो माइनस साइन यूज होगा। या कॉम्प्रेसिव लिख लो या माइनस लिख लो, एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4.5 टन कॉम्प्रेसिव। क्या सबको समझ आया है एवरीवन? सबका हो गया? एक बार वापस रिपीट करूं? ओके, वेट। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके पास कितने एक्सटर्नल लोड्स हैं? आपके पास दो एक्सटर्नल लोड हैं। एक आपका ई पे लग रहा है, वन इज एक्टिंग ओवर ई। कितना है? 5 टन है, एक 4 टन। अदर इज 4 टन। अब इन लोड्स को देख के कौन सी रिएक्शन डेवलप होगी? एक आर बी डेवलप होगी, आर ए डेवलप होगी, और इधर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होगी, जिसको हम कहेंगे एच ए। पर यहाँ पे इन क्वेश्चन में उनका काम अभी आ नहीं रहा, जो आएगा तो देखेंगे। ठीक है, क्या बी पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगी? नहीं होगी, बिकॉज इट इज ए रोलर, देयर इज ओनली वन रिएक्शन अवेलेबल एट द रोलर, दैट इज वर्टिकल एयर। ठीक है, अब हमें काम क्या करना था? हमें निकालना था एफ बी 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 एफ फोर्स। इसमें इस मेंबर में फोर्स निकालना था। ठीक है, इस मेंबर का फोर्स कहां से निकलेगा? जब हमें सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा। आप क्रोनोलॉजी समझो क्वेश्चन की। जब हमें सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा, आरबी मिलेगा, तो एक फोर्स निकलेगा। अब सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए जरूरी था, अब टोटल दो सपोर्ट्स हैं, तो मैं दूसरी सपोर्ट में मोमेंट जीरो लिख दूं। जब दूसरी सपोर्ट में मोमेंट जीरो लिखूंगा, यानी कि जब मैं करूंगा समीशन एम ए इक्वल टू जीरो, तो मेरा आर ए तो खत्म हो गया। दो अननोन थे ना, आर बी और आर ए। आर ए तो खत्म हो गया। अब मैं आर बी के कारण पहले मोमेंट लिखता हूँ ए पे, तो वो कैसे लिखा जाएगा? आर बी इंटू डिस्टेंस। आर बी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, वर्टिकल, तो इसका 90 डिग्री पे डिस्टेंस क्या बन रहा है? ये वो कितना है? 2a। तो आप लिखो आर बी इंटू 2a। क्या डायरेक्शन सेंस आएगा? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है। एरो ऊपर की तरफ है तो ये क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब जब भी क्लॉकवाइज आएगा उसको मैं नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब दूसरा लोड है 5 टन। 5 टन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए, कहां तक? ए पॉइंट का। तो 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 5 इंटू ए। क्लॉकवाइज है तो अभी हमने साइन किया -5 इंटू ए, बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज। नेक्स्ट जो लोड है दैट इज 4.5। इसका साइन भी क्या है? क्लॉकवाइज। मोमेंट सेंस क्लॉकवाइज है। डिस्टेंस कितना है? 4 इंटू ए, ये 90 डिग्री आया। तो हम ए तक डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो कितना है? ए। तो -4 इंटू ए इक्वल टू 0। तो आपका क्या बना? 2 टाइम्स आर बी इंटू ए इक्वल टू 9 ए और ए कैंसिल, आरबी का वैल्यू आ गया 4.5 टन। तो आपको आरबी का वैल्यू मिल गया। अब ये आपको आरबी का वैल्यू मिल गया। अब ये जॉइंट बी है, दिस इज जॉइंट बी। नीचे से रिएक्शन कितना आ रहा है? 4.5 टन। और ये रिएक्शन क्या दे रहा है? कंप्रेशन दे रहा है। इसके ऊपर मेंबर है ऐसे, उस मेंबर का नाम है बी एफ। तो मुझे फोर्स इन बीएफ ही तो निकालना है। अगर रिएक्शन आ रहा है कंप्रेसिव, तो ये आपको क्या करेगा? ये बी जॉइंट को कंप्रेशन देगा। हम जॉइंट को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। ये जॉइंट को नीचे से जो रिएक्शन मिल रही है वो क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। तो ये वाला भी क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। मतलब ये अगर ऊपर जा रहा है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन ऊपर से नीचे आएगा।
ठीक है। अब क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, कोई एंगल का पंगा नहीं है, ठीक है, तो जब दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, रिएक्शन एंड फोर्स, तो वो एफ बी, फोर्स जो है, एफ बी एफ, कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? 4.5 टन कॉम्प्रेसिव प्रोड्यूस होगा। तो हम साथ में कॉम्प्रेसिव लिख देंगे, फिर ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन गिवन है 4.5 टन कॉम्प्रेसिव। क्या क्लियर है सबको? नॉट इज क्लियर और नॉट? ठीक है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ जॉइंट्स। तीन चार क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप किताब से लगाएं तो थिंग्स विल गेट मोर क्लियर। पहले तो जब इसको रिवाइज करोगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करना, फिर बाकी क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, मूविंग टू द मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ सेक्शन, सॉरी, मेथड ऑफ जॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दिस इज द मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन, तो लिखेंगे इन मेथड ऑफ sections, section should be chosen, section should be chosen such that it cuts the structure in two parts and maximum number of members in which forces are unknown gets cut, gets cut is 3. This forms the objective question star mark। कि मेथड सेक्शन जब आप लगाओगे तो आपने ट्रस को काटना है दो हिस्सों में, ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में काट पाए। और मैक्सिमम कट इस तरह से लगाना है कि वो जो कट है उस टाइम जो मेंबर कट होंगे उससे वो 3 हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रस है और इस ट्रस के अंदर दिस एंगल इज थीटा, सो ऑल्टरनेट एंगल दिस इज आल्सो थीटा। यहाँ पर आपका यू हैव अ हिंज, यू हैव अ रोलर हेयर। थोड़ा बनाने में इस तरह से बना है, बट नीचे वाले तीनों डिस्टेंसेस ए हैं। दिस इज आल्सो ए एंड द थर्ड वन इज आल्सो। और इसका वर्टिकल जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, दैट इज आल्सो ए। दिस इज ए प्लस। अब देखो हमने, अब मेथड ऑफ सेक्शन को एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे। कहता है इन मेथड्स ऑफ सेक्शन, section should be chosen such that it cuts the structure in two parts। पूरा दो हिस्सों में कटना चाहिए
and the maximum of number of members in which forces are unknown gets cut is 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई हैव कट द सेक्शन लाइक दिस, ये कट मार दिया। अंडरस्टूड। अब इस कट का देखो क्या हिसाब किताब है, कि क्या ये पहली कंडीशन है कि दो हिस्सों में काट रहा है, स्ट्रक्चर दो हिस्सों में कट गया। दूसरी चीज ये है कि ये जो मेंबर है, मानो कि इसमें फोर्स F1 है, इसमें फोर्स F2 है, इसमें फोर्स F3। आपने कट मारा, कितने मेंबर कटे हैं, मतलब मेंबर की फोर्सेस मुझे किसी की नहीं पता, तो तीन मेंबर की फोर्सेस अननोन है, F1 F2 F3। मैक्सिमम ऐसे कट मारना है कि तीन ही मेंबर कटे, उससे ज्यादा मेंबर ना कटने चाहिए, अननोन तीन ही कटने चाहिए। आप अगर ऐसा कट मारते तो कितने फोर्सेस कितने मेंबर कटते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये कट वैलिड नहीं, तो ये कट वैलिड नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या समझ आया आपको, यहां तक क्लियर है। अब हमने ये कट मार दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इस कट की लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, कौन सी साइड देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड देख रहा हूँ। अब देखो फोर्सेस कैसी हैं, इंक्लाइंड भी कंपोनेंट है, वर्टिकल मेंबर भी है, और सॉरी हॉरिजॉन्टल मेंबर भी है, और इंक्लाइंड मेंबर भी है। मुझे फोर्सेस नहीं दी, मुझे जॉइंट पे फोर्सेस नहीं दी, कुछ नहीं दिया अभी, ठीक। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी, एक रिएक्शन बनेगी यहाँ पर हमारी आर ए, और एक रिएक्शन बनेगी एच। इस तरह से मैंने रिएक्शंस को अज्यूम कर सकते हैं। हम सिर्फ एक साइड पे काम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड की जो सपोर्ट है वहां पे दो रिएक्शंस को हमने जूम कर लिया, एक वर्टिकल आर ए, एक हॉरिजॉन्टल एच ए टूवर्ड्स लेफ्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगानी है और इक्वेशन लिखनी है। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या है, पहली, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अगर बात आएगी, तो एक फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल कौन सी है, एच ए, और बाकी जो तीनों फोर्सेस हैं वो हमने कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन की बनाई हुई है, एक, दो, तीन, ये राइट की तरफ जा रही है, तभी मैंने एच ए लेफ्ट की तरफ बनाया। तो कैसे लिखूंगा, एच ए जो कि लेफ्ट की तरफ है इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F2 का कंपोनेंट लिखना है ना मुझे, तो क्या लिखूं, साइन थीटा की कॉस थीटा। लिखो जरा एक बार, लिखो साइन लिखूं कि कॉस लिखूं, F2 का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अब F2 क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड मेंबर है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख, नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, आपने कॉस देखना है, कॉस कहाँ है? आपका कॉस है यहाँ पर, ये आपका कॉस है। तो आपका जो इसका जो बनेगा कंपोनेंट, वो ऐसा बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा F2 कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन लगेगा क्योंकि थीटा उस साइड पे, तो ये बनेगा F2 साइन थीटा। क्या समझे, तो आपने F2 क्या लिखना है, F2 कॉस थीटा और प्लस F3। तो पहली इक्वेशन आपने लिख दी। क्या इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ी आप लोगों को समझ ना आया हो, पहला स्टेप तो ये है। इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज, प्लीज राइट डाउन यस, जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। गुड, पहली इक्वेशन लिख ली। सेकंड इक्वेशन क्या है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। और मुझे बताओ वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक आर ए फोर्स है जो अपवर्ड जा रही है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, देखो डाउनवर्ड फोर्स F3, F3 तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका कोई डाउनवर्ड है ही नहीं कंपोनेंट। F1 का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ F2 का कंपोनेंट है, और वो कौन सी आ रही है, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है। आर ए डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, तो क्या आएगा, F2
साइन थीटा। क्या ये इक्वेशन भी क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखेंगे। बिल्कुल ठीक। अब हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन। इस मेथड में थर्ड इक्वेशन हमें लिखना पड़ता है। थर्ड इक्वेशन क्या है? लिखना क्या है? समीशन ऑफ मोमेंट। पर कहाँ लिखें, किस पॉइंट पे लिखें? अब देखो, आपने जहां सेक्शन ड्रॉ किया, आपने सेक्शन यहां ड्रॉ किया ना, ये आपका सेक्शन ड्रॉ हुआ। ये सेक्शन तीन मेंबर्स को काट रहा है। ठीक है। तीन में से दो मेंबर जो होंगे वो हमेशा जाके एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। दो मेंबर हमेशा जाके एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। ये वो दो मेंबर्स हैं जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। मानो उस पॉइंट का नाम है सी। तीसरा जो मेंबर कटा है उसकी अपनी ही डायरेक्शन है कुछ। तीन में से दो क्या होंगे? एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। उसी पॉइंट पे आपने मोमेंट का समीशन लिखना है, जीरो। आपने लिखा एम सी इक्वल टू जीरो। उससे क्या हुआ? जब आप दो का दो दो मेंबर जहां कन्वर्ज कर रहे हैं उस पे मोमेंट लिखोगे जीरो, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इस सी पॉइंट से पास होगा। तो F2 भी इनसिग्निफिकेंट हो गया, F3 भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। अननोन कौन सा बचा? सिर्फ F1। ये अननोन को एक करने के लिए, सो दैट वी गेट ओनली वन अननोन इन द इक्वेशन, वी टुक द समेशन ऑफ मोमेंट एट अ पॉइंट वेयर द टू मेंबर्स आर इंटरसेक्टिंग। इज इट क्लियर? तो मैंने समीशन एट सी लिखा है। अब समीशन एट सी लिखा है तो फोर्स कौन कौन सी बची? एक आर ए। एच ए बी के लाइन ऑफ एक्शन यही है, एच ए के कारण नहीं लिख पाएंगे। एक आर ए और एक एफ वन। आर ए और एफ वन के कारण लिखना है, तो आर ए के कारण लिखो। आर ए का ऊपर एरो है तो क्या डायरेक्शन सेंस आएगा? क्लॉकवाइज। आर ए इंटू सी तक का डिस्टेंस कितना है? टू ए। सी कितना दूर है इससे? ए प्लस ए, टू ए। और क्या लिखेंगे? F1। F1 भी क्लॉकवाइज है। F1 भी क्लॉकवाइज है क्योंकि F1 जब रिएक्शन मोमेंट देगा, आपका मोमेंट सेंस देगा, तो क्या देगा? क्लॉकवाइज देगा। क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज को हमने ऑलरेडी पॉजिटिव लिया है यहाँ पर, तो वो कितना है? F1 का डिस्टेंस कितना है सी से? वो ये है ए। लिखो प्लस F1 इंटू ए इक्वल टू जीरो। क्या ये इक्वेशन समझ आया है? ये इक्वेशन अगर समझ आ गया, अब देखो, आपने आर ए निकाला हुआ था, आर ए का वैल्यू यहां से निकलेगा। आपको आर ए का वैल्यू नोन है तो F1 का वैल्यू आ गया। ठीक है। दिस इज हाउ वी प्रोसीड इन द मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक, अब क्वेश्चन हम इस पर डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन निकाल पाना यहाँ डिफिकल्ट है। जब हम हैव नंबर्स विद अस, जैसे हमने मेथड जॉइंट्स में किया, विल इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। और आपको सारा मेथड मैंने समझाना था, दैट इज में आप समझ गए हो। और मोर ओवर मेथड ऑफ सेक्शन में से क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादा थ्योरेटिकल में ऐसे आता है। और कल हम, आज मेरी क्लास थोड़ी जल्दी बंद करनी है, कल हम इस पे मेथड ऑफ सेक्शंस पे क्वेश्चन करेंगे और बाकी चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। और कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन ले लो मुझसे। आप पे ये जॉइंट डी है। ठीक है, ये फोर्स है 2 किलोमीटर, और ये फोर मेंबर में फोर्स निकालना है। और ये है कॉम्प्रेसिव, तो अगला एफ कितना फोर्स होगा? ये वाला एफ कितना फोर्स होगा? हम्म
ये फोर्स कितना होगा? डी जॉइंट पर कुछ नहीं है, कोई मेंबर नहीं। ये फोर्स एग्जैक्टली इरफान, बिल्कुल सही। साहिल भी सही बोल रहा है, ये फोर्स 2 किलो न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है ना। ये स्ट्रेट लाइन में जब दो मेंबर्स हों, जब दो मेंबर स्ट्रेट लाइन में हों, तो वो उन दोनों मेंबर्स में फोर्स इक्वल आएगा। ये ट्रस का रूल है। अब एक बात और सुनो, इन इस जॉइंट पे अगर दो कोलिनियर मेंबर्स हैं, एक लाइन में मतलब दो कोलिनियर एक ही लाइन में है, और एक तीसरा मेंबर जुड़ता है ऐसे किसी एंगल पे आके यहाँ पर, ठीक है, दो मेंबर्स हैं और तीसरा मेंबर आके जुड़ता है, ठीक है, तो इस मेंबर में कितना फोर्स होगा? इस मेंबर में, इसको मैं लिखूंगा, व्हेन थ्री मेंबर्स मीट एट ए जॉइंट, डी जॉइंट है ना, एंड टू आर कोलिनियर and no external load is acting at the joints, the member थर्ड मेंबर मैं कह रहा हूं जो नॉन कोलिनियर है, दैट इज नॉन कोलिनियर member will be a जीरो फोर्स member। इसको लिखेंगे और यहाँ पे क्लास को खत्म करेंगे। विल बी अ जीरो फोर्स मेंबर। क्या बोला? कहता है अगर दो मेंबर स्ट्रेट लाइन में हैं किसी जॉइंट पे, इस जॉइंट पे, और इस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, मतलब ऐसे कोई लोड नहीं लगा, इस पे कोई लोड लगा हुआ है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा है, मतलब कि ये एक्सटर्नल लोड एब्सेंट है, और फिर कोई तीसरा मेंबर जो नॉन क्लीनियर है वो आके ऐसे जुड़े इस जॉइंट पर, उस मेंबर पे हमेशा फोर्स जीरो होगी, क्योंकि जो इसमें फोर्स होगा वो ही आगे वाले कोलिनियर में होगा। जैसे हमने पढ़ा, टू और टू ही फोर्स रहेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो तीसरा वाला जो जॉइंट पे आके मिलेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी लोड ऑन द जॉइंट, विल कैरी जीरो फोर्स। ऐसे मेंबर को जीरो फोर्स कहते हैं। और जो सवाल अक्सर आते हैं वो जीरो फोर्स मेंबर ढूंढने पर आते हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि हमें ट्रस्ट गिवन रहती है, उसमें से हमने देखना होता है कितने जीरो फोर्स मेंबर है, और वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास जरूर लगाना और कोशिश करना लाइव लगाएंगे। आज के लिए कुछ अर्जेंसी है, मुझे जाना है, तो कल विल मीट एट द सेम टाइम। ठीक है, जो डाउट्स हैं वो कल क्लियर करेंगे। अपने डाउट्स इकट्ठे कर लो आज क्लास के, अच्छे से रिवाइज करो। कल शुरुआत में पूछने को तो शुरुआत में पूछ लेंगे, क्लियर कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।